हाय दोस्त, आज हम लोगों ने बात करनी है मध्यपाषाण के बारे में चर्चा करना, सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करना है ताकि रिवीजन के लिए। तो आज हम मध्यपाषाण काल के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा पिछला वाला वीडियो में जाते हैं कि पिछला वाला वीडियो क्या था। मध्यपाषाण काल के पिछला वाला वीडियो क्या था? पुरापाषाण काल। अभी हम बोले पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो हम इतिहास को जरा लेते हैं, पीछे जाते हैं थोड़ा सा। तो इतिहास क्या है? इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने पूरा संपूर्ण जितना पाषाण काल है, प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने सिर्फ पाषाण काल ही पढ़ेंगे। और आदि ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता आता है, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल में क्या है? संपूर्ण वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी तक है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछला वाला वीडियो में जो पूरा पाषाण काल बताया तो किसमें प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल के बारे में बताए थे। तो पाषाण काल को भी हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। एक पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। तीसरा क्या है? नवपाषाण काल। और पिछला वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़े थे, जो चैप्टर था, पूरा पाषाण काल का चैप्टर था, मध्य और नव नहीं, सिर्फ पूरा पाषाण काल का। और पूरा पाषाण काल को भी हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले क्या था? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, अभी क्या है? अभी हम उच्च पूरा पाषाण काल जैसे ख़त्म होता है तो हम मध्य पूरा पाषाण काल में आ जाएंगे। ठीक है, अब मध्य पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 10,000 से लेके 8,000 तक। ओके, अभी हम थोड़ा मध्य पूरा पाषाण काल के टॉपिक में जाते हैं, उसका हेडिंग में जाते हैं, उसका चर्चा करते हैं स्टार्टिंग में। तो मध्य पाषाण काल का जो चर्चा है उसका सबसे पहले किसी चीज़ का जनक होता है। तो मध्य पाषाण काल का जनक कौन है? C.L. कार्लाइल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि C.L. कार्लाइल जो है विंध्य पर्वत में सबसे पहले उन्होंने ही खोज किया। जैसे जो काल शुरू हुआ 10,000 जैसे शुरू हुआ, 10,000 से 8 जो फर्स्ट में जो शुरू हुआ, तो सबसे पहले कौन आया? C.L. कार्लाइल आया। C.L. कार्लाइल महोदय जी ने विंध्य पर्वत में खोज किया तो उसको छोटे छोटे उपकरण मिले छोटे छोटे पत्थरों के छोटे छोटे हथियार मिले, छोटे छोटे बहुत सारे उपकरण मिले। और कितना? 1867 ईस्वी में 1867। ठीक है, 1867 ईडी में C.L. कार्लाइल का बहुत सारे छोटे छोटे पाषाण उपकरण मिले, इसलिए C.L. कार्लाइल को मतलब मध्य पाषाण काल का जनक कहा जाता है। बस यहाँ तक क्लियर है। अभी हम देखते हैं, अभी क्या करते हैं कि जैसे कि हम उच्च पूरा पाषाण काल में थे। ठीक है, पिछला वीडियो में जैसे उच्च पूरा पाषाण काल ख़त्म हो रहा तो मैंने आपको बताया था कि जैसे निम्न पूरा, मध्य पूरा, उच्च पूरा आते आते क्या है? गर्मी बढ़ जाती है। पहले हिम था, धीरे धीरे गर्मी आ जाती है उच्च पूरा में। जैसे उच्च पूरा जैसे ख़त्म हुआ, उच्च पूरा के बाद तो मध्य पाषाण काल आ जा रहा। तो उच्च पूरा से मध्य पूरा आया तो वो गर्मी बढ़ी हुई है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ी वैसे वैसे सूक्ष्म जीवों का उत्सर्जन हुआ। ठीक है, वैसे वैसे सूक्ष्म जीवों का उत्सर्जन हुआ और सूक्ष्म जीव पैदा होने लगे, छोटे छोटे जीव जंतु, वनस्पति जगत। जैसे जैसे तापमान बढ़ा तो जलवायु का चेंज हो गया, परिस्थिति का चेंज हो गया, है ना। तो छोटे छोटे जीव जंतु बहुत सारे आ गए, खरगोश हो गए, गिलहरी हो गए, चूहा हो गया, हिरन हो गया, और तरह तरह के बहुत सारे छोटे जीव जंतु का उत्सर्जन हुआ, पैदा हुआ, जन्म लिया। और उन सब सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अब हथियार क्या चाहिए? उनके लिए तो हथियार चाहिए ना। अब बड़ा बड़ा हथियार से उनको तो मार नहीं सकते। बड़ा मार व्यर्थ जाएगा, एक तो ताकत भी व्यर्थ जाएगा और टाइम भी व्यर्थ जाएगा, हर साइड से मतलब व्यर्थ जाएगा। तो उन लोगों ने भाई ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं, थोड़ा थोड़ा तो दिमाग उनमें विकसित हो रहा था आदिमानव में। तो उन लोगों ने जब C.L. कार्लाइल आया था, जस्ट अभी बताया, जो C.L. कार्लाइल था उसने क्या कहा कि छोटे छोटे उपकरण पाए गए, छोटे छोटे पाषाण उपकरण। वो पता है छोटे छोटे पाषाण उपकरण क्यों? वो जो उपकरण थे C.L. कार्लाइल वाले, वो जो थे 1 सेंटीमीटर से लेके तकरीबन 8 सेंटीमीटर तक ही लंबी थी। उस समय के उपकरण जो थे 1 सेंटीमीटर से लेके 8 ही सेंटीमीटर तक थे। वो लघु उपकरण है, छोटे उपकरण है। इसलिए उस समय के काल को, ठीक है, माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है। कौन सा? मध्यकाल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है। ऐसे माइक्रो मतलब छोटा, और उस समय क्या छोटा छोटा उपकरण पाए गए, और इसलिए उसके वजह से माइक्रो मतलब ही छोटा। तो उस एज को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। किस एज को?
या अपना मध्य पाषाण काल को। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम कहाँ थे, जो छोटे छोटे जानवर पैदा हुए है ना, जैसे छोटे छोटे, गर्मी जैसे बढ़ी तो छोटे छोटे जानवर आने लगे, तो उसके लिए छोटे छोटे हथियार चाहिए। तो छोटे छोटे हथियार में क्या क्या है, मध्य पाषाण काल के लोगों ने क्या क्या हथियार तैयार किया, ज़रा सोचो। पिछले वाला वीडियो में तो हम लोग बने, जब बहुत पीछे चले जाएंगे पाषाण काल में, तो हाँ चापर, चोपिंग, बिदारनी, तछनी, कुर्चनी, है ना, हैंडक्स ये तरह तरह के पदार्थ थे, नहीं तरह तरह के हथियार थे। अब जब हम इसमें आते हैं, मध्य पाषाण काल में आते हैं, तो मध्य पाषाण काल में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, त्रिभुजाकार आता है, त्रिभुजाकार ट्रेंगल में, तो त्रिभुजाकार पत्थर आ गए, नौ चंद्राकार पत्थर आ गए, समलंब के आकार का पत्थर आ गए, समलंब के आकार का समलंब तो पता है आपको, 5 गो मतलब, तो मतलब हर साइड में समलंब के आकार के, और वो पकड़ने में मतलब सक्षम थे, छोटे छोटे ऐसे भी पकड़ लेते थे, ऐसे भी पकड़ने के बनाए थे उस कुछ विशेष उसमें, है ना। तो समलंब के आकार के हो गए, 9 चंद्राकार आकर, 9 चंद्राकार ऐसे होते थे, और यहाँ पकड़ने का होता था ऐसे भाला फेंक, मतलब ऐसे फेंक के मारते थे। और त्रिभुजाकार ऐसे ट्रेंगल में रहते थे, उसको ऐसे पकड़, ऐसे फेंक के मारते थे छोटे छोटे जानवर का, मतलब फेंक के मारना, हाथ से पकड़ा छोटा छोटा हथियार तो पकड़ के फेंक के मार रहे, क्योंकि छोटे जानवर के लिए वही सबसे बेटर होगा। तो फिर फेंक के जब मारने लगा, उसी समय तीर धनुष, है ना, जो तीर धनुष का भी इस्तेमाल होने लगा। मध्य पाषाण काल में ही तीर धनुष की चर्चा सबसे पहले हुई, यानी कि मध्य पाषाण काल में से ये तीर धनुष स्टार्टिंग है। और एक बात है, जब फेंक के मारने लगे छोटे छोटे जानवरों को अपने हार बनाने के लिए, तो फेंकना क्या है, तो इसको जो हम फेंक के मारते थे, इसको क्या बोलते थे, परछेपन नहीं, सॉरी परछेपन हम बोल रहे थे, परछेपन नहीं बोलते, इसको परछेपास्त्र बोलते हैं। जो फेंक के मार रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, परछेपास्त्र। अभी जो ये जो हथियार आए हैं, समलंबकार, त्रिभुजाकार, तो ये जो हथियार बने वो किस पत्थर से बने, अब उनमें किस पत्थर से बने, तो और इसमें किस पत्थर से बने। जो पिछड़ा वाला पत्थर था, क्वार्टरजाइट था और चर्ट था, ये जो पत्थर थे पिछले वाले कोर, तो ये सारे पत्थर इसमें भी है। ये नहीं कि वो पत्थर पूरा पाषाण काल में ही थे, उसके उस जो हथियार बने वो बन गए, वो पत्थर इसमें भी हैं, उसके भी हथियार चल रहा, और वो पत्थर का भी काम हो रहा, उस पत्थर का भी यूज लिया जा रहा, उस हथियार को भी यूज चापर, चॉपिंग, बेदाने, तूचनी, पूछनी, ये सब भी है अभी। लेकिन इसके बावजूद भी जो ये 3 हथियार अभी हमने बताए, जो नए हथियार आए हैं मध्य पाषाण काल में, एक क्या था, समलंब है, त्रिभुजाकार है, 9 चंद्राकार, तो ये पत्थर किन से बने थे, नहीं ये जो हथियार किस पत्थर से बने थे, कुछ अलग तरीके से बने। कौन से पत्थर से, इसके अलग पत्थर है, जैसे इनके कार्नेलियन एक पत्थर है, कार्नेलियन, स्फटिक, ये सब कुछ पत्थर आए नए नए, इन पत्थरों से ये सब हथियारें बनने लगे। लेकिन वो जो पहले वाले पत्थर थे वो अभी भी है, और मतलब मध्य पाषाण काल में भी है, वो पत्थर भी है और उसका हथियार भी वो चल रहा, मध्य पूरा पाषाण काल भी चल रहा, और साथ ही साथ मध्य पाषाण काल के साथ। अभी जो देखें तो हम मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसमें देखो हथियार से भी हम लोगों ने देखा कि पूरा पाषाण का मध्य काल से कुछ चेंजमेंट है ना, उस समय कुछ और था, अभी कुछ और है, और पत्थरों में भी कुछ चेंजमेंट देखें, है ना, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। इसमें और एक चेंजमेंट जो है, जो सबसे अलग है, वो क्या है, इसमें क्या है, हड्डी। मध्य पाषाण काल में हड्डियों के हथियार पाए गए हैं, साक्ष्य हड्डियों से भी हथियार बनाते थे, हड्डी का आगे नुकीला रहता था, और सींग मतलब जो जानवरों में जो सींग रहते हैं, हथियार उनके भी बनाए गए मध्य पाषाण काल में। जरा सोचो कितना धीरे धीरे पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल, पहले क्या थे, बड़े बड़े पत्थर थे, पूरा पाषाण धीरे धीरे के छोटे छोटे पत्थर आ गए, उससे फेंक के मारने लगे, क्योंकि वातावरण चेंज हो रहा, सब क्लाइमेट चेंज हो रहा, जानवर छोटे छोटे हो रहे, तो उसके लिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर क्यों यूज़ करेंगे। और आदमी का दिमाग भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, समझ रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस मध्य पाषाण काल को हम किस, जैसे हम जानेंगे कि मध्य पाषाण काल जानने में तो चाहिए कि मध्य पाषाण आए कि ऐसे फचर फचर किए जा रहा, तो ये मध्य पाषाण काल जो है, अभी हम देखेंगे कहाँ कि यूपी के कुछ भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ लोगों ने, जहाँ खोजकर्ताओं ने वहाँ कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, तो वो जो 8,000 से लेके 10,000 से लेकर 8,000 तक का बीच का साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वो मध्य पाषाण का समय था, और ये मध्य पाषाण काल के में ये सामान पाए गए, ये हथियारें पाए गए, ये मतलब कुछ ऐसे चीज़ों को खोज किया गया जो हमें बताया कि ये मध्य पाषाण काल के समय का है, और हमें उस चीज़ से रूबरू कराएगा। ठीक है, मध्य पाषाण का, जैसे कि हम
भारत के क्षेत्र में जाएंगे तो भारत के क्षेत्र में हम चार ही स्टेट को लेते हैं, बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक क्या हो गया, राजस्थान हो गया, एक यूपी हो गया, एक एमपी हो गया, एक गुजरात हो गया। इन चार ही जगहों से हम बताएंगे कि उस समय मध्यपाषाण काल में क्या क्या हुआ था। मध्यपाषाण काल के समय इन चार जगहों में से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ एक जगह है, ठीक है। प्रतापगढ़ एक जगह है, उसमें से प्रतापगढ़ जगह में 3 स्थल है, 3 प्रमुख स्थल। एक प्रमुख स्थल क्या है, एक सराय नहर एक है। हाँ, उत्तर प्रदेश का सराय नहर एक प्रमुख स्थल है, जहाँ पे हम लोगों ने मतलब नर कंकाल पाए गए, मानव के नर कंकाल पाए गए हैं। उसमें से 37 नर कंकाल पाए गए हैं उस समय। सोचो, इसी से तो पता चलता है कि उस समय क्या था क्या नहीं। तो नर कंकाल अगर यदि सबसे पहले पाया गया तो कहाँ पाया गया, मध्यपाषाण काल में पाया गया। और कहाँ, यूपी के सराय नहर वाले जगह में पाया गया। कितने, 37 नर कंकाल पाए गए, 37। जरा सोचो। और उस समय और एक बात, जब उस समय जो 37 नरकाल पाए गए तो पता है कैसे, वो छत विछत रूप में पाए गए थे, कहीं इधर उधर फेंका हुआ, मतलब कुछ एरिया में छत विछत। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ही जगह पे इसे इतने लाशें क्यों पाई गई भाई, इतने नरकाल क्यों। इसका मतलब हमसे ये जाहिर होता है कि उस समय लोगों के आपस में गुटबाजी हो गई, आपस में लोग मतलब कोई बाहरी अटैक किया गया है वो उस पर, है ना। तभी तो ये इतने सारे एक साथ नरकंकाल पाए गए। और ऊपर से एक और बात देखो कि जो वहाँ के घरे थे, गुफाएं, जो जैसे जिस टाइप का भी घर हो, उस समय का गुफा टाइप का हो, कुछ भी दीवार टाइप का पुराना घर टूटा फूटा मिला हुआ, तो उस घर के बीच में एक अंडाकार रूप में जो कब्र उन लोगों ने पहले, कब्र का जो साक्ष्य मिले वहीं से मिले, मध्यपाषाण काल से ही हमें कब्र का साक्ष्य मिले हैं। और वो अंडाकार रूप में मिले हैं। वो जो कब्र थे अंडाकार के रूप में था, और उसमें 3 लाशें मिली, वो भी ईस्ट वेस्ट में। ईस्ट की तरफ पैर थे और वेस्ट की तरफ मुंडी थे। सोचो, यहाँ तक लोगों ने खोज कर लिया। पता, उस आपस में लोगों ने लड़ाई किया होगा, फिर मार के उसी का घर में उसी को दफना दिया। तो 3 सबसे पहले इसमें 4 लाशें मिली, है ना, 4 नर कंकाल मिले। याद रखना, सबसे पहले सराय नहर में जो अंडाकार वाले कब्र में कितनी लाशें मिले, 4 लाशें मिली। क्या सोचो, मतलब क्या उन लोगों को उस समय पता है दफनाने का प्रक्रिया भी क्या है, मध्यपाषाण काल से ही शुरू हुआ इसका मतलब। और ऊपर से देखो, जो भी जितने भी लाशें हैं सब की तरह ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब पैर है ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ उनका मुंडी है। आपस में लड़ाई हुआ, गुटबाजी हुआ, तभी तो इस तरह से देखो मार के दफनाए भी गए। या भी जो है परिवार के सदस्य आपस में यदि मरे होंगे तो एक साथ तो इतना नहीं मरे होंगे, कोई मारा ही होगा, चलो जो भी हो। और यदि ऐसे भी मरा हो तो देखो लोग का सिस्टम भी देखो उस समय से बन गया है लोगों का कि इस टूरे से दफनाया गया है। और बता ऊपर से उसमें उसके बाद घरों के अगल बगल में कोनाओं में 8 गर्त चूल्हे मिले, कहीं कुछ जगह पे, कहीं कुछ जगह पे, कहीं कहीं। तो घर के अंदर में 8 गर्त चूल्हा, गर्त मतलब जमीन से गड़ा हुआ चूल्हा, जिसमें हम खाना बनाते हैं। अभी हम लोग कैसे हम लोग देखने घरों में मिट्टी के चूल्हा होते हैं, मिट्टी के चूल्हा घर में काली पूजा बनाते, वो साल भर चलता है। मम्मी सिस्टर उसमें क्या है अच्छा से छाँच ऊँच कर देते हैं, फिर वो चूल्हा पूरा सालों भर एकदम चमाचम चलते हैं। तो उस समय वो वैसे मिट्टी के बनाए होंगे। गर्त मतलब ज़मीन के अंदर से मतलब गड़ा हुआ चूल्हा परमानेंट, जो भी हो, जैसा उस गर्त मतलब चूल्हा बनाएंगे उन लोगों ने। तो सोचो कि मतलब घर के अंदर, इसका मतलब क्या उस समय लोग सामूहिक जीवन जीते होंगे, आपस में लोग एक साथ रहते होंगे, शुरू हो गए होंगे तब, है ना। 8 गर्त चूल्हे मिले और ऊपर से स्तंभ मिले, घर के बीच में आंगन में एक स्तंभ मिले लंबा सा। उसी समय कब की बात है, मध्यपाषाण काल में स्तंभ भी मिलना शुरू हो गया, चूल्हा शुरू हो गया, लोगों को दफनाना शुरू हो गया, कब्र शुरू हो गया। ये कहाँ, इस पूरा की पूरा मध्यपाषाण काल में भाई। हम पूरा पाषाण काल में ये सब नहीं पढ़े थे, मध्यपाषाण काल हम ये सब देख रहे हैं, ठीक है। अभी मध्यपाषाण काल में हम देख रहे हैं सब। अभी हम चलते हैं, सराय नहर हो गया, महदहा। सराय नहर में 3 जगह है, उत्तर प्रदेश में 3 जगह है, एक सराय नहर, महदहा, एक दमदमा।
तो महदहा में भी हम चलते अब। तो महदहा में हमने क्या देखा कि महदहा में लोगों ने जो सींग होते हैं, सींग के हथियार बनाए हुए हैं, सींग को घर में सजावट के लिए रखे हैं। और जो आभूषण हड्डियों जो होते हैं ना, हड्डियाँ, जानवर का हड्डी हो किसी का, तो हड्डियों को उसने आभूषण बना के रखे हुए हैं। आभूषण का साक्ष्य मिला, हड्डियों का आभूषण, कब? महदहा में। ठीक है। अभी महदहा के बाद आते हैं दमदमा, यूपी में ही है, दमदमा जाते हैं। तो दमदमा में हम देखते हैं 41 नरकाल मिले, नरकंकाल, 41 नरकंकाल। सरायनगर में 37 और दमदमा में 41 नरकंकाल। तो उसमें एक नरकंकाल ऐसा था जिसमें 3 लाशें एक साथ दफनाए गए हैं और पांच कब्र ऐसे रहे जिसमें 2-2 लाशें पाई गई हैं। 1 हो गया, 5 हो गया, यानी कि 6 खत्म। अभी कितना बचा भाई? 35 बचा ना। अब 35 में पर कब्र में एक एक आदमी को दफनाया गया। 41 नरकंकाल मिले, एक में 3 आदमी मिला। पूरे कब्र में एक ऐसा कब्र था जिसमें 3 नरकंकाल को एक साथ दफनाया गया और पांच कब्र ऐसे रहे जिसमें 2-2 नरकंकाल पाए गए और बाकी 35 ऐसे रहे, है ना। बाकी 35 ऐसे रहे जिसमें एक एकल आदमी को दफनाया गया, साक्ष्य मिले। बताओ ये कब की बात है? मध्य पाषाण काल में। कहाँ की बात है? दमदमा की बात है ना। क्लियर हुआ। और सारे के सारे जो जितने भी नरकंकाल पाए गए वो पूरे की पूरे ईस्ट टू वेस्ट है। पैर ईस्ट की तरफ, मुंडी वेस्ट की तरफ। महदहा में भी वैसे है, ईस्ट की तरफ पैर है और वेस्ट की तरफ सिर है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो मिर्ज़ापुर वाले जगह में, मिर्ज़ापुर क्षेत्र अभी पड़ता है विंध्य पर्वत में, तो उसमें 3 क्षेत्र की चर्चा है, लेकिन मैं एक क्षेत्र बता रहा हूँ। वो क्षेत्र है लेखैया। लेखैया एक जगह है जहाँ पे 17 नरकंकाल पाए गए हैं। वहाँ भी नरकंकाल पाए गए हैं। देखो कहाँ बताए। विंध्य पर्वत में भी 17 नरकाल पाए गए हैं, जिसको ईस्ट टू वेस्ट है उसको भी दफनाए गए हैं। पैर ईस्ट की तरफ, मुंडी वेस्ट की तरफ। ठीक है। अभी आते हैं अभी चलते हैं हम अपना कहाँ? गुजरात में चलते हैं। ठीक है। तो गुजरात में भी लंगनाज एक जगह है। लंगनाज, गुजरात में एक लंगनाज एक जगह है जिसमें कि 14 नरकंकाल पाए गए, दफनाया हुआ 14 नरकंकाल, जिसको सभी का पैर कब्र में दफनाया हुआ, सभी का जो भी हो 14 नरकंकाल का साक्ष्य पाए गए हैं। उसमें भी लोगों को कैसा दफनाया गया है? पैर ईस्ट की तरफ और मुंडी वेस्ट की तरफ। और उसमें 8 गर्त चूल्हे वहाँ भी पाए गए हैं, 8 गर्त चूल्हा। ठीक है, लंगनाज में। अभी आते हैं हम, यूपी हो गया, गुजरात हो गया। अभी चलते हैं हम कहाँ? राजस्थान। राजस्थान के बागोर जिला में मेहरपुर। तो हम राजस्थान के बागोर वाला क्षेत्र में जाते हैं, जो अभी जिला उसका भीलवाड़ा पड़ता है। भीलवाड़ा जिला में बागोर एक जगह था उस समय। तो वहाँ पे पशुपालन की शुरुआत का साक्ष्य मिले। सबसे पहले पशुपालन कहाँ हुआ था? मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी बागोर में, राजस्थान के जगह पे। ठीक है, राजस्थान में। अभी और एक राजस्थान हो गया, तो एमपी में भी पशुपालन की शुरुआत की साक्ष्य पाए गए। पशुपालने की शुरुआत है जो एमपी में, वो भी अहमदगढ़ शायद है, वहाँ भी पशुपालन की शुरुआत पाई गई है। तो लेकिन पशुपालन की शुरुआत पाया गया, लेकिन उस समय लोगों को उसका, पशुओं का दूध, खून, इनके बारे में उसका नॉलेज नहीं था। उसका उपयोग इन लोगों ने नहीं किया, मध्य पाषाण काल के लोगों ने। ठीक है, लेकिन पशुपालन की शुरुआत थी।
अभी हम थोड़ा चर्चा करते हैं नॉर्मली, जैसे कि पूरा पाषाण काल में लोग आए भाई, वो तो शिकारी रहे होंगे। सबसे पहले शिकार करते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, घूमते थे, जहाँ उसको 2-4 जानवर को मारे, फिर वहाँ खाएं, फिर जानवर ख़त्म, फिर आगे बढ़े। मतलब एक खाना बदोश की टाइप की ज़िंदगी जीते थे उस समय के लोग, है ना। खाद्य संग्रह के रूप में वो लोग घूमते रहते थे। और ऊपर से मध्यपाषाण काल में भी लोग वैसे ही घूमने लगे, खाद्य संग्रह के रूप में घूमने लगे। लेकिन पूरा पाषाण काल में कहा जाता है कि उसमें खोपड़ी के साक्ष्य पाए गए हैं। और नवपाषाण काल में पूरा पाषाण काल में खोपड़ी के साक्ष्य पाए गए, तो इसमें किसके साक्ष्य पाए गए हैं? तमिलनाडु का तिरुपक्कमपुरम में शायद खोपड़ी के साक्ष्य पाए गए हैं। किसमें? पूरा पाषाण काल में। और नर कंकाल का साक्ष्य और कब्र, ये सब किस में पाए गए हैं? आपका मध्य पाषाण काल में पाए गए हैं। क्लियर हो गया ये? चलो अभी हम नेक्स्ट जब नवपाषाण काल में जाएंगे तो इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। अगर यदि मध्य पाषाण काल में कुछ ऐसी बातें छूट गई तो इसको हम नवपाषाण काल में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।